नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिल रहा होगा। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत आरंभ करते हैं आज के अगले अभ्यास प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली नहीं होगी। तो आपको बताना है, मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। इस पर कटाक्ष करने वाले और इसके विरुद्ध कहने वाले कौन थे? ऑप्शन ए काउंटस्की, ऑप्शन बी बर्नस्टीन, ऑप्शन सी निकोलाई इवानोविच बुखारिन और ऑप्शन नंबर डी है डोरोथी पिकल्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकोलाई इवानोविच बुखारिन। इन्होंने एक रशियन मार्क्सवादी नेता थे और इन्होंने बोल्शेविक क्रांति और सोवियत राजनीतिक के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की थी। साथ ही मार्क्स के विरोध में उन्होंने कहा था मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली नहीं होगी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कौन सा एक कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। सर्वाधिक राज्य वह है जो, ऑप्शन ए में दिया है, शासक की सत्ता के प्रति प्रश्नहीन आज्ञा पालन का प्रभुत्व रखता है। ऑप्शन बी उन दशाओं को प्रत्याभूत करता है जिसमें व्यक्ति यथार्थतः आत्मोपलब्धि कर सकता है। ऑप्शन सी व्यक्ति के जीवन और कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र को विनियमित करने का दावा करता है। और ऑप्शन नंबर डी है नैसर्गिक जीव की भांति शुभ जीवन के संवर्धन हेतु अपना स्वयं का संकल्प धारण करता है। तो दोस्तों इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार सर्वाधिक राज्य वह है जो नैसर्गिक जीव की भांति शुभ जीवन के संवर्धन हेतु अपना स्वयं का संकल्प धारण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यायोजित विधेयक ने योगदान किया है। तो प्रत्यायोजित विधेयक ने किस चीज़ में योगदान किया है बताना है। ऑप्शन ए न्यायपालिका के उत्थान में, बी अधिकारी तंत्र के उत्थान में, सी कार्यपालिका के उत्थान में और डी विधानमंडल के उत्थान में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकारी तंत्र के उत्थान में प्रत्यायोजित विधेयक ने योगदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फांसीवादी ने निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत को अस्वीकार किया है? तो फांसीवाद ने किस सिद्धांत को अस्वीकार किया है बताना है। ऑप्शन ए जाति या राष्ट्रीय श्रेष्ठता, बी नेता के प्रति आज्ञा पालन और व्यक्तिगत निष्ठा, सी जैविक समेकता और डी अधिकार एवं स्वतंत्रताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकार एवं स्वतंत्रताएं। इनको फांसीवाद ने अस्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, समकालिक राजनीति का प्रमुख उपागम है। तो आपको बताना है समकालिक राजनीति का उपागम क्या है। ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकार्यतावाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, सी मानकीय सिद्धांत और डी नव संस्थावाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नव संस्थावाद समकालिक राजनीति का प्रमुख उपागम है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी न्यायोचित समाज की आर्थिक समानता की एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि एक ही समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों को उपलब्ध करने की कहीं अधिक कठिन समस्या है। कौन सी व्यवस्था इस परिच्छेद का औचित्य ठहराती है? तो किस व्यवस्था के संबंध में यह कथन कहा गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए पूंजीवाद, बी साम्यवाद, सी फांसीवाद और डी लोकतांत्रिक समाजवाद। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में यह कथन कहा गया है। कथन दोबारा पढ़ लेते हैं, किसी न्यायोचित समाज की आर्थिक समानता की एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि एक ही समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों को उपलब्ध करने की कहीं अधिक कठिन समस्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य की विधान परिषद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त अथवा सृजित किया जा सकता है? तो विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है या सृजित कर सकता है बताना है। ऑप्शन ए संसद की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति, बी संबंधित राज्य की विधानसभा, सी संसद के सरल विधेयक के जरिए और डी संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर। आप सभी जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार भारत की संसद किसी राज्य की राज्य विधानसभा परिषद को बना या समाप्त कर सकती है यदि उस राज्य की विधायिका विशेष बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव को पारित करती है। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में फरवरी 2024 तक 28 राज्यों में से 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न है,
इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? ऑप्शन ए जनरल मोहन सिंह, बी शहनवाज खान ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने और डी रासबिहारी बोस ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। इन्होंने जापान की सहायता से टोक्यो में इंडियन नेशनल आर्मी का सृजन किया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में इन्होंने जो अंग्रेज के कब्जे में जो भारतीय सैनिक थे उनको स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया है कि प्रतिनिधिनात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूहों में से नेताओं के चयन की विधि है। तो आपको बताना है किसने यह व्यक्त किया है। ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी जे सुम्पिटर, सी है रॉबर्ट डहेल और डी है नारवंटो बावियो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ ए सुम्पिटर। इन्होंने कहा है, इन्होंने व्यक्त किया है कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूहों में से नेताओं की चयन की विधि है। तो ये कथन जे सुम्पिटर का था। अगला प्रश्न देखेंगे, टी.एच. मार्शल की नागरिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से लिया गया है? तो नागरिकता के सिद्धांत टी.एच. मार्शल ने जो दिया था किस सिद्धांत के अध्ययन से लिया गया बताना है। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, बी विकासशील विश्व, सी USA और डी पश्चिमी यूरोप। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन। टी.एच. मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत ग्रेट ब्रिटेन के अध्ययन से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता? तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए एलेक्सी टॉकवेल, बी जे रूसो, सी J.S. मिल और डी F.W. नीत्शे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी F.W. नीत्शे। इन्हें लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता है, बल्कि एलेक्सी टॉकवेल, जे रूसो और J.S. मिल को लोकतंत्र का सिद्धांतकार माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैनिक औद्योगिक संकुल यह वाक्यांश किसने दिया है? ऑप्शन ए ट्रूमैन, बी आइजनहावर, सी कैनेडी और डी निक्सन। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइजनहावर। इन्होंने सैनिक औद्योगिक संकुल का वाक्यांश दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? ऑप्शन ए विधि की बाध्यताओं का अभाव, बी बाहरी बाधाओं का अभाव, सी अपने स्वयं के शुभ के अनुसरण की स्वतंत्रता और डी विकल्प चयन की स्वतंत्रता। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है विधि की बाध्यताओं का अभाव। अगला प्रश्न देखेंगे, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। तो यह कथन किसका है, किसने ऐसा कहा था आपको बताना है। ऑप्शन ए मैकियावेली, बी मनु, सी कौटिल्य और डी चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने कहा था राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है? ऑप्शन ए G.W.F. हीगल, बी है कार्ल मार्क्स, सी है चार्ल्स टेलर और डी है जॉन रॉल्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी श्रीमती इंदिरा गांधी और डी है मोरारजी देसाई। पहले आ चुका है प्रश्न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, रॉल्स के सिद्धांत में अधिकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको रॉल के सिद्धांत में जो अधिकार है वो किस सिद्धांत से लिए गए हैं बताना है। ऑप्शन ए फल निरपेक्षतावाद, बी सुखवाद, सी व्यवहारिकतावाद और डी आदर्शवाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फल निरपेक्षतावाद। रॉल्स के सिद्धांतों में जो अधिकार लिए गए हैं वे फल निरपेक्षतावाद के सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रश्न देखते हैं,
यह अभिकथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन ए में है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। और तर्क आर दिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नृजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों से यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। कूट के अनुरूप उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में है ए गलत है और आर सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन ए रचनावाद इस पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भौतिक रुकावटों के होते हुए राष्ट्रीय क्रिया और अंतःक्रिया में नहीं बदला जा सकता है, जैसा कि यथार्थवाद का दावा है। तर्क आर दिया है क्योंकि राज्य अंतःक्रिया स्थिर राष्ट्रीय हितों में नहीं आती है, इसे परंतु क्रिया और रूपों के पैटर्न के रूप में समझा जाना चाहिए और यह एक एकात्मकता द्वारा रूप ग्रहण करता है। आपको ऑप्शन कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शंस में दिया है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है और आर गलत है तथा डी में है ए गलत है और आर सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहला है प्रांतीय स्वशासन, दूसरा है केंद्र में द्वैत शासन, तीसरा है राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति और चौथा है अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिधारण। आपको कूट दिए हैं उसके अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन ए में दूसरा और तीसरा, बी में पहला दूसरा और चौथा, सी में है पहला तीसरा और चौथा और डी में पहला दूसरा तीसरा और चौथा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषताएं थी प्रांतों में स्वशासन लागू हुआ था, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, राज्यों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था और अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। यह अभिकथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन ए में दिया है अध्यक्षीय प्रणाली का प्रभावपूर्णता और सामर्थ्य को देखकर भारत के लिए 1980 के दशक में इसकी वकालत की गई थी। तर्क आर दिया है एक ही भाव वाले दल भारत में अपने को जीवित नहीं रख सके। आपको कूट के अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में ए सही है, आर गलत है और डी में ए गलत है, आर सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन को दोबारा देख लेते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली का प्रभावतापूर्ण और सामर्थ्य को देखकर भारत के लिए 1980 के दशक में इसकी वकालत की गई थी। ये कथन सही है। और तर्क आर भी सही है जो कि इसका व्याख्या करता है एक ही भाव वाले दल भारत में अपने को जीवित नहीं रख सकते। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई थी? ऑप्शन ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके अनुसार प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें गठित की गई थी। अगले प्रश्न देखेंगे। यह अभिकथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन ए में लिखा है व्यवस्था उपागम ने आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया है और तर्क आर दिया है इसे आधुनिक संगठन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कूट के अनुरूप इसका सही उत्तर का चयन करना है। कूट दिया है ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। बी में ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में ए सही है, आर गलत है, डी ए गलत है और आर सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। दोबारा पढ़ लेते हैं। व्यवस्था उपागम ने आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया है और तर्क आर लिखा है इसे आधुनिक संगठन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। संभ्रांत वर्ग के निम्नांकित सिद्धांतों को नीचे दिए गए कूटों से सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है इनको एक के बाद एक कौन आया था उसका कालानुक्रम बताना है। ऑप्शन ए पहला दिया है सी राइट मिल्स, दूसरा मिचेल्स, तीसरा पेरेटो और चौथा है मॉस्का।
तो सही उत्तर आपको कूट में से लेना है। ऑप्शन ए में है दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। बी में है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। और सी में है पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। और डी में है दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले तीसरा यानी पेरेटो आए, उसके बाद में मॉस्का आए, उसके बाद में मिचल्स आए और अंत में सीराइड मिल्स आए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तृतीय विश्व की अवधारणा को यह दावा करते हुए अस्वीकृत किया कि आर्थिक विनिमय संबंधों के जटिल जाल से जुड़ा हुआ एक ही विश्व है, एक ही विश्व अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए इमैनुअल वेलरस्टीन, बी है आंद्रे गुंडर फ्रैंक, सी है समीर अमीन और डी है पाल बैरन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमैनुअल वेलरस्टीन। इन्होंने कहा था तृतीय विश्व की धारणा को यह दावा करते हुए अस्वीकार कर दिया था कि आर्थिक विनिमय संबंधों के जटिल जाल से जुड़ा हुआ एक ही विश्व है, एक ही विश्व अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में निम्नांकित जिस कालानुक्रम क्रम में रखे गए हैं वह बताएं। तो आपको इनको क्रम से जमाना है। पहला है राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू करना, दूसरा है विवेक की स्वतंत्रता, तीसरा है राज्य विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना और चौथा है संविधान का संशोधन। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, बी में है पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, और सी में है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, और डी में है पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अनुसार सर्वप्रथम संविधान का संशोधन, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आएगा राज्य विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना, फिर आएगा राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करना और अंत में आएगा विवेक की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णय को सरकार के 3 प्राधिकृत कृत्यों के रूप में पहचाना है? ऑप्शन ए में है आमंड एवं कोलमैन, बी में है रॉबर्ट डहेल, सी में है हेरोल्ड जे लॉसवेल और डी में है डेविड ईस्टन। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आमंड एंड कोलमैन ने कहा नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णय को सरकार के 3 प्राधिकृत कृत्यों के रूप में पहचाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा निर्वाचित होते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए नेशनल असेंबली द्वारा, बी नेशनल असेंबली एवं नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविजन द्वारा, सी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के प्रेसिडेंट द्वारा और डी है प्रत्यक्ष निर्वाचन में देश के नागरिकों द्वारा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल असेंबली द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन नेशनल असेंबली करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दाव की भूमि बंदरगाह का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारत नेपाल व्यापार को बढ़ावा हेतु पहल, ऑप्शन नंबर बी है भारत बांग्लादेश व्यापार बढ़ाने हेतु मेघालय में केंद्रीय पहल, ऑप्शन सी है भारत श्रीलंका व्यापार समझौता और ऑप्शन नंबर डी है भारत म्यांमार व्यापार समझौता जिसके तहत बंदरगाह का विकास। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत बांग्लादेश व्यापार बढ़ाने हेतु मेघालय में केंद्रीय पहल है। दाव की भूमि बंदरगाह में गोदाम, कैंटीन, पर्यटकों के लिए कार्गो और बिजली सब स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। यह बंदरगाह जो है पश्चिम जयंतिया हिल्स के जिला मुख्यालय जोवाई से लगभग 55 किलोमीटर और मेघालय की राजधानी शिलांग से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह भूमि जो है दाव की भूमि बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में काम करेगा। तो इस प्रकार से सही विकल्प है भारत बांग्लादेश व्यापार बढ़ाने हेतु मेघालय में केंद्रीय पहल। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2023 में हुए भारत ग्रीस द्विपक्षीय सहयोग समझौते के विषय में सही कथन है। तो आपको सही कथन खोजना है। ऑप्शन ए में है समझौते में भारत और ग्रीस एक प्रवासन को प्राथमिकता के अलावा 2030 तक व्यापार को दुगने करने का लक्ष्य रखा गया है। बी में है समझौते में भारत और ग्रीस के बीच निर्माण और शिपिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। सी है समझौते में भारत और ग्रीस के बीच शिक्षा और संस्कृति का आदान प्रदान पर जोर दिया गया है और डी में समझौते में भारत और ग्रीस के बीच टैक्स फ्री व्यापार पर बल दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें लिखा है समझौते में भारत और ग्रीस से एक प्रवासन को प्राथमिकता के अलावा 2023 तक व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो दोस्तों यह आज हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और निरंतर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।